जी हजरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फोर्थ सेशन ऑफ कैफिट। जो थर्ड सेशन था हमारा, चूंकि उसमें बहुत सारे नए बच्चे आए थे, तो हमने बेसिकली शुरू के 2 सेशंस को रिपीट टेलीकास्ट किया था। ठीक है, तो आज हम सारे एक पेज पर आ जाते हैं एंड विल स्टार्ट। जो आखिरी बात मैंने की थी लास्ट क्लास के अंदर, जहां से हमने सिलसिला जो है वो तोड़ा था, वो मैंने बोर्ड पे लिखा था अश्योरेंस, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ठीक है जी, उससे पहले कुछ बेसिक बातों को जरा रिकैप कर लेते हैं। सब्जेक्ट ऐसा है कि बेसिक बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो जरा लेट्स गेन मोमेंटम। स्लोली रिपीट करें। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं तो अकाउंट्स के अंदर P&L भी शामिल है, बैलेंस शीट भी शामिल है, कैश फ्लो भी शामिल है, नोट्स टू द अकाउंट्स भी शामिल है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी शामिल है। बिकॉज वी ऑलवेज एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल। हम किसी एक कंपोनेंट पर अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, हम तो ओपिनियन दे रहे हैं ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल। ठीक है जी। अब अगर मैं उस बेसिक एग्जांपल को दोबारा रिपीट कर दूं जी, EY ऑडिट कर रही है PSO का। ठीक है, अब जरा समझिएगा बात। अब हम आगे बढ़ गए, मैं पिछला रिकैप नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको। EY को हम कह रहे हैं ये है जी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। क्या नाम है जी? अब आप इसको एक्सटर्नल फर्म कहें, एक्सटर्नल ऑडिट फर्म कहें, आप इसको एक्सटर्नल अश्योरेंस फर्म कहें, आप अश्योरेंस फर्म कहें, मुख्तलिफ नाम है जी, मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, आजकल इसको कहते हैं अश्योरेंस सर्विसेज फर्म। इसको आजकल नाम हो गया अश्योरेंस सर्विस फर्म, क्योंकि डिफरेंट मल्टीपल सर्विस आप देते हैं, खाली ऑडिट नहीं करते। आज एक ऑडिट फर्म ऑडिट भी कर रही है, वो टैक्स कंसल्टेंसी भी दे रही है, वो एडवाइजरी सर्विस भी दे रही है, वो टैक्स कंसल्टेंसी भी दे रही है। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि अगर एक ऑडिट फर्म की इनकम 100 रुपए, तो जो ऑडिट का प्रोपोर्शन है, जो इनकम वो ऑडिट से कमा रही है, वो मेरे ख्याल में 20 से 25% है। इसका मतलब है जो बाकी काम है उनसे वो ज्यादा कमाते हैं। तो बहुत मर्तबा बच्चे मेरे पास आते हैं कैफ करके कि सर मुझे आर्टिकलशिप की ऑफर आई है फला फर्म से, वो कह रहे हैं ऑडिट में जगह नहीं है, हम आपको यहाँ प्लेस कर देंगे, हम आपको कंसल्टेंसी में डाल रहे हैं, हम आपको एडवाइजरी में डाल रहे हैं। मैं कहता हूं भाई आंख बंद करके चले जाओ। जो आर्टिकलशिप में आप सीखेंगे ऑडिट में भी सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड को अगर लिंक करूं तो उससे ज्यादा आप एडवाइजरी में सीखते हैं। क्योंकि एक मैंने अभी आपको मैंने सपोर्टिंग एविडेंस क्या दिया है कि एक ऑडिट फर्म की जो मेजॉरिटी इनकम है वो कहां से आ रही है? वो ऑडिट से नहीं आ रही है, वो आ रही है फ्रॉम अदर सर्विसेज। और अगर आप मिसाल के तौर पर देखें, एक नॉर्मल ट्रेंड था कि जी आर्टिकलशिप तो ऑडिट सेक्शन में ही होगी, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ऑडिट फर्म्स का जो मेजर बिजनेस है वो कहां से आ रहा है? वो एडवाइजरी कंसल्टेंसी से आ रहा है। तो अगर आपने आर्टिकलशिप वहां से कर ली है, 3.5 साल में वहां गुजार लिए हैं, तो आपकी इक्वल वैल्यू, बल्कि मैं समझता हूं शायद कि आपकी थोड़ी सी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है भारत, एक बात मैंने कर दी आपसे, जब आपका ये कैरियर का पॉइंट आएगा तो आप मुझसे मुशावरत कर सकते हैं। EY ऑडिट फर्म है, हम नाम दे रहे हैं अश्योरेंस फर्म। क्या नाम दे रहे हैं जी? हम ऑडिट कर रहे हैं PSO का, इसको मैं कह रहा हूं अश्योरेंस क्लाइंट। इसको मैंने क्या नाम दिया? इसको मैं क्या नाम दूंगा? अश्योरेंस क्लाइंट। ठीक है जी। बैलेंस शीट डेट है जनाब दिसंबर 31 लेट्स से 2021। ठीक है जी। अब मेरे साथ रिपीट करें। नॉर्मली ऑडिट स्टार्ट होता है बैलेंस शीट डेट के बाद। नॉर्मली द ऑडिट स्टार्ट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। वो ऑडिट जो बैलेंस शीट डेट के बाद शुरू होता है उसको कहते हैं फाइनल ऑडिट। एंड द ऑडिट दैट स्टार्ट्स बिफोर द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट। सर क्या ऑडिट एक से ज्यादा सिटिंग्स में हो सकता है? क्या हम क्लाइंट पर एक बैठक के अलावा 2-3 बैठक में, सिटिंग्स में ऑडिट करते हैं? हाँ जी करते हैं। तो या तो ऑडिट बैलेंस शीट डेट के बाद शुरू हो रहा होगा, या ऑडिट ईयर एंड से पहले शुरू होगा। अगर ऑडिट ईयर एंड के बाद शुरू होगा इसको कहते हैं फाइनल सिटिंग। लेकिन जो कि क्लाइंट आगे जाकर हमारा टॉपिक है, ये आगे जाके हमारा पौने घंटे का टॉपिक है इंटरम और फाइनल ऑडिट। तो बड़े क्लाइंट्स पर, लिस्टेड क्लाइंट्स के ऊपर चूंकि बैलेंस शीट डेट के बाद बहुत प्रेशर आता है, बहुत लेट शीटिंग करनी पड़ती है, तो रिकमेंडेड ये होता है कि भाई आप एक काम करें, आप दिसंबर 31 का वेट ना करें, आप अक्टूबर नवंबर में वहां चले जाएं और इंटरम ऑडिट शुरू कर दें, आप पार्शियल ऑडिट शुरू कर दें। आप इसको कहते हैं इंटरम ऑडिट। इस मिसाल दे रहा हूं मैं, सपोज करें जनवरी से लेके आप गए अक्टूबर 31, कितने महीने हो गए?
जनवरी से लेकर अक्टूबर 31 कितना महीने हो गए? इसका मतलब है जब मैं अक्टूबर में जाके ऑडिट शुरू करूंगा तो अभी अकाउंट 12 महीने के नहीं बने, अभी तो टाइम बाकी है। लेकिन अगर मैंने 10 महीने को भी वेरीफाई कर लिया, वो 10 महीने वेरीफाई करते 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 दिसंबर 31 आ जाएगा। अब जब दिसंबर 31 आ जाएगा तो 12 महीने पूरे हो जाएंगे। अब जब क्लाइंट मुझे ड्राफ्ट अकाउंट देगा तो उनमें से मैं 9-10 महीने ऑलरेडी वेरीफाई। अब बैलेंस शीट डेट के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो जो लेट सेटिंग है और जो डेडलाइंस हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी। तो लिहाजा फर्म क्या करेगी? बगैर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए हुए वो क्वालिटी ऑडिट इंश्योर करेगी। लिहाजा ऑडिट कैन बी डन इन मोर देन वन सिटिंग्स। इस क्लास के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, जब मैं कहूंगा कि ऑडिट पे जा रहे हैं, जब मैं कहूंगा ऑडिट शुरू हो रहा है, तो आप समझेंगे कि हम बैलेंस शीट डेट के बाद जा रहे हैं बोले तो। लेकिन हमें पता है कि ऑडिट ईयर एंड से पहले भी शुरू हो सकता है, जिसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। एक बात ठीक है जी। अब आते हैं जी, जो बंदे जा रहे हैं वो कौन है जी? अब 5 बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, 4 बंदों की टीम है, 2 बंदों की टीम है। ये जो टीम जाके ऑडिट कर रही है इसको हम कहते हैं ऑडिट टीम। अब इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको आप कह लें ऑडिट टीम, या आप इसको कह लें अश्योरेंस टीम, क्योंकि ये जा कहां से? अश्योरेंस फर्म से जा कहां रहे? अश्योरेंस क्लाइंट। तो टीम भी क्या कहलाएगी? अश्योरेंस टीम। ठीक है जी। अब यहां मैंने आपको नई बात बतानी है जो मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूं कि ये जो अश्योरेंस टीम है भाई, ये क्या होती है और इसमें क्या सिलसिला है। तो जरा इसको देखते हैं। अब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तमाम बच्चे जरा इसको समझेंगे, देखेंगे कि ये जो ऑडिट टीम होती है ये काम कैसे करती है। ठीक है जी। जरा वो बच्चे जो ऑनलाइन है, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही है जी। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं कि ऑडिट टीम की हायरार्की क्या होती है। जब आप फर्म ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप कहलाते हैं ऑडिट जूनियर। क्या कहलाते हैं आप? ऑडिट जूनियर। ये जो जूनियर होता है भाई, ये बिल्कुल समझे 0 मीटर पन्नी बैग होता है जहां आप कैफ पास करके जा रहे हैं। ठीक है। हमारे एक जमाने में आर्टिकलशिप 4 साल की थी, अब कितने साल की है? 3.5 साल की है। हो सकता है पिछले कुछ टाइम पहले 4.5 की भी होती हो, हमें नहीं पता। हमारे दौर में 4 साल थी। अब आर्टिकलशिप कितने साल की है? तो ये जो मैं आपको पूरा सफर बता रहा हूं, ये मैं आपको 3.5 साल के मुताबिक बता रहा हूं। आप शुरू का 1-1.5 साल होते हैं जूनियर, अगला डेजिग्नेशन है सेमी सीनियर। क्या साल हो गया? 1.5 साल हो गया, और अब आप बन गए सेमी सीनियर। इस वक्त जो आईकैप का स्टाइपेंड है मेरे ख्याल में शायद वो 19,000 समथिंग कुछ है, 19,000 समथिंग कुछ है। मेरा पहला स्टाइपेंड था 1100 रुपए। 2002 में मेरा पहला स्टाइपेंड था 1100 रुपए। अब इस वक्त स्टाइपेंड जो है वो है 19,300। लेकिन सब कुछ अगर मिला लें, फिर जैसे जैसे आपके पेपर निकलते हैं तो स्टाइपेंड बढ़ जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि पूरी आर्टिकलशिप में एवरेज आपको समझे 30-35 हजार रुपए मिल रहे होते हैं, क्योंकि एज यू पास द एग्जाम पैसे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई बंदा विद इन आर्टिकल्स सीए क्वालिफाई कर लेता है, अभी उसकी आर्टिकल्स बाकी है, तो मेरे ख्याल में उसको फर्म जो है वो 70-75 हजार रुपए दे रही होती है। और जैसे ही आप का आर्टिकलशिप खत्म हो जाता है तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्टार्टिंग सैलरी 160-170 है जो फर्म में दे रही है। फर्म्स पैसे कम देती है, इंडस्ट्री पैसे ज्यादा देती है। तो अगर इंडस्ट्री अगर फर्म 170 दे रही है तो इंडस्ट्री उसको 190-200 केसेस को स्टार्ट करेगी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली 1 साल बाद पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है। बहरहाल अच्छा, अब आपको पता है कि आपकी अटेम्प्ट कब बनती है। अब आपकी अटेम्प्ट कब बनती है? 12 महीने बाद। ठीक है। तो अब यूं समझेंगे जब आप सेमी सीनियर बनने होंगे तो यहां आपकी CFEP की अटेम्प्ट बन जाएगी। या तो आप पेपर दे रहे होंगे, या देने वाले होंगे, या दे के फेल हो चुके होंगे, या दे के पास हो चुके होंगे। अगला जो डेजिग्नेशन है भाई वो है सीनियर। क्या भाई? क्या कहा? वो है सीनियर। सीनियर वो बंदा है जिसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, ये सीनियर बंदा कहलाता है जॉब इंचार्ज। क्या कहलाता है? ये कहलाता है जॉब इंचार्ज। अभी इसकी बात करता हूं। जब आप फर्म में गए तो पहले क्या बना आप? फिर आपकी तरक्की होगी, फिर आप क्या बन गए? फिर आप क्या बन गए? अच्छा, अब सीनियर वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां मैं कह रहा हूं कि आपकी आर्टिकलशिप हो गई खत्म, और अज्यूम करते हैं कि आपके पेपर सारे निकल गए। अगर आपके पेपर निकल गए हैं और अगर फॉर्म में जगह खाली है तो अगला जो पहला डेजिग्नेशन है वो है जनाब असिस्टेंट मैनेजर, जिस पर इस वक्त जो सैलरी है वो डिफरेंट फर्म्स का डिफरेंट हिसाब किताब है। लेकिन आप यूं समझें कि 1.60 से लेके और 2 लाख के दरमियान का पैकेज है। कोई 1.70 दे रहा है, कोई 1.75 दे रहा है, हो सकता है कोई 1.60 दे रहा होगा। डिपेंड करता है। अगर बंदा 3 साल की कमिटमेंट कर रहा है कि मैं आपको बस 3 साल टिक के काम करूंगा, तो हो सकता है कि आपको 15-20 हजार रुपए ज्यादा मिलने। बहरहाल ये फर्म टू फर्म वेरी करे, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर गैप नहीं होता है। असिस्टेंट मैनेजर बन गए, उसके बाद आप समझें कि 1.5-2 साल के बाद डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस
आप बन जाएंगे जनाब मैनेजर। और मैनेजर बनने के ऊपर जो है आप यूं समझेंगे, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर थे और आपकी सैलरी 170 180 है तो, और अगर आप 2 साल में मैनेजर बने हैं तो मैनेजर बनने में आप तकरीबन कहीं 2.25 लाख के आसपास आ जाएंगे। और आपको यहाँ मिल जाएगी 1000 सीसी गाड़ी। एक जमाने में असिस्टेंट मैनेजर बनने पे गाड़ी मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा सा आपको पता है गाड़ियों की प्राइसेस क्या हो गई हैं, लिहाजा अब एम बनने पे गाड़ी नहीं मिल रही है, अब नॉर्मली मैनेजर बनने पे मिलती है कल्टस या ऑल्टो मिलती है भाई, ठीक है जी। 1000 सीसी गाड़ी मिलती है भाई, ठीक है जी। मैनेजर बनने के बाद अगला सफर जो है हमारे पास, मजीद 2-2.5 साल आपने और काम किया, अब आप बन जाएंगे जनाब सीनियर मैनेजर। क्या बन जाएंगे भाई? अब आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर बनने पे आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन आपकी हो जाएगी 2.25 लाख से लेकर 3.25 लाख। और यहाँ आपको मिलेगी होंडा सिटी, और आप सबको कह देंगे मैं ते हांडा ही लेसा, कल्टस तू लेसा, मैं ते हांडा ही लेसा। अब आप अपने ससुराल बड़े फखर से सीट बेल्ट लगा के आप होंडा सिटी में जाएंगे, क्योंकि लड़का बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। सीनियर मैनेजर बनने के बाद यहां लगेगा थोड़ा सा ब्रेक। सीनियर मैनेजर बनने के बाद होता कुछ यूं है कि इसके बाद थोड़ी सी मंजिल जरा और मुश्किल आ जाती है। अब फर्म में इसके बाद 2 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स बीइंग अ डायरेक्टर, और एक रास्ता जा रहा है सीधा जहां आपको बना देंगे ऑडिट पार्टनर। किसी भी फर्म में ऑडिट पार्टनर जो है वो सबसे बड़ा डेजिग्नेशन होता है, और ये वो बंदा होता है, ये वो शख्स होता है जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। तू रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, तेरी औकात ही कोई नहीं है, तेरी भी औकात नहीं है, तेरी भी औकात नहीं है। अब तेरी थोड़ी औकात बन गई है, थोड़ी और औकात आ गई, औकात से तू बाहर हो गया, और जब पार्टनर बन जाएंगे आप तो आप रिपोर्ट साइन कर सकते हैं। रिपीट करें, ऑडिट पार्टनर इज द ओनली पर्सन इन द ऑडिट फर्म हु कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं ये बताऊं सर ये कौन सा शख्स है भाई, एक बंदा आपको बड़ा पसंद है, काम के एतबार से बात हो रही है, एक बंदा आपको बड़ा पसंद है, लेकिन इस वक्त फर्म में पार्टनर बनने की जगह नहीं है, अभी पार्टनर की वैकेंसी नहीं है, लेकिन बंदा लूज भी नहीं करना चाहते। सर इस वक्त पार्टनर की टेक होम सैलरी क्या होगी? मेरे ख्याल में जो सबसे नया जूनियर पार्टनर बनता है उसकी टेक होम सैलरी मेरे ख्याल में 6-7 लाख रुपए होती है। तो हो सकता है कि 1-1.5-2 लाख रुपए कम लेके आप क्या बना देंगे उसको, और उसको दे देंगे लॉलीपॉप। उसको बोलेंगे भाई ये तुम चूसते रहो, हम तुम्हें 2-2.5 साल में पार्टनर बना देंगे। होंडा सिविक यहां भी मिल जाएगी 18 सीसी, और होंडा सिविक यहां भी मिल जाएगी। फर्क सिर्फ कितना है कि डायरेक्टर रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, इट इज द पार्टनर हु कैन साइन दी ऑडिट रिपोर्ट। एक यहां मैंने बात बताई आपको, मैं वापस यहां आऊंगा। अब मैं जरा आपको पार्टनर का बताता हूं, ठीक है। सपोज करें अगर मैं आपको ईवाई की स्टोरी सुनाऊं, तो ईवाई के अंदर मिसाल के तौर पर अगर 10 पार्टनर है, ये 10 पार्टनर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। इन 10 में एक कप्तान होगा जिसको कहते हैं फर्म लेवल का पार्टनर, यानी कि इसको कहते हैं हेड ऑफ द फर्म। वो डेजिग्नेशन कहलाता है सीएमपी, कंट्री मैनेजिंग पार्टनर। इसका मतलब है ये वो बंदा है जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है और ये जे। इनमें से ये जो पार्टनर्स हैं ये सीनियर पार्टनर्स हैं, और ये जो पार्टनर्स हैं ये जूनियर पार्टनर्स हैं। ये तमाम लोग वो हैं मेरे बच्चों जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इनमें से ये वो बंदा है जब लाइन में लगा हुआ है, जब ये बंदा रिटायर हो जाएगा तो ये बंदा उठ के यहां आ जाएगा। जो सीनियर पार्टनर्स हैं उनकी जो टेक होम सैलरी होती है वो आप समझे तकरीबन 15 से 20 लाख पर मंथ होती है, और जो बोनस होता है वो अलग होता है। तो आप यूं समझेंगे एवरेज जो है ये 25 से 30 लाख रुपए की गेम है पर मंथ। और जो सीएमपी होगा फिर जाहिर है उसकी ड्राइंग 5 to 6 मिलियन पर मंथ होती है। इस वक्त ENY के जो सीएमपी हैं वो आसिम सिद्दीकी साहब हैं। आसिम सिद्दीकी साहब को हमने मार्च 19 के अटेम्प्ट के अंदर, जब पूरी क्लास में 250 बच्चे बैठे हुए थे कैफ हिट के, हमने उनको ऑडी 1 ने बुलाया था और आधे पौने घंटे का उनसे हमने सेशन करवाया था कैफ हिट के बच्चों के लिए। बहरहाल कोशिश करेंगे कि उनको फिर दावत देंगे इंशाल्लाह। तो आप यूं समझें कि पार्टनर्स के अंदर भी वी हैव सीनियर पार्टनर्स एंड वी हैव जूनियर पार्टनर्स एंड देन वी हैव द लीड पार्टनर। इसको सीएमपी भी कहते हैं और इसको टेरिटरी लीड पार्टनर भी कहा जाता है। फर्गूसन के अंदर जो एक जमाने में शब्बर साहब थे उनको हम कहते थे टेरिटरी लीड पार्टनर, जो तक सलमान हुसैन है। सीएमपी भी कहा जाता है और टेरिटरी लीड पार्टनर भी कहा जाता है। सवाल ये कि सिर्फ डायरेक्टर जो है ये ओहदा तो बहुत बड़ा है, लेकिन फर्म में सिर्फ पार्टनर वो बंदा होता है
जो अल्टीमेटली रिपोर्ट साइन करता है, ये सारे पार्टनर्स हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि जूनियर भी होते हैं और सीनियर पार्टनर्स भी होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल डिलेमा एक और आता है, जरा पहले काम करें, अगर आप इसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करें, ये कहानी शुरू यहां से होती है। पहले जूनियर बनते हैं, यहां से कॉपी करना शुरू करें, फिर सेमी सीनियर, फिर सीनियर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर आ रहा है सीनियर मैनेजर, जिसके बाद 2 रास्ते जा रहे हैं, ऑडिट पार्टनर और डायरेक्टर। सर इसके बाद का रास्ता क्या है? सर इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो ऑडिट पार्टनर बनने के बाद आप इंडस्ट्री चले जाएंगे, ये एक होती है ऑडिट फर्म, एक होती है इंडस्ट्री। मीजान बैंक इंडस्ट्री है, पीआईए इंडस्ट्री, एबर्ट इंडस्ट्री, बैंक इस्लामी इंडस्ट्री, डॉलेंस इंडस्ट्री, लकी सीमेंट इंडस्ट्री। ऑडिट फर्म के अलावा जितनी और कंपनियां हैं उनको हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो अगर एक ऑडिट फर्म का पार्टनर जो कि 15-20 लाख रुपए ड्रॉ कर रहा है पर मंथ, जब वो इंडस्ट्री जाएगा एट द एज ऑफ 45 प्लस समथिंग, तो वो या तो सीईओ लेवल पे जाएगा। अब देखो ना, जब ये बंदा यहां से जाएगा तो भाई ऑब्वियसली बात है वो हल्का तो नहीं होगा, तो या तो वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जाएगा, या वो सीओओ जाएगा, या वो सीएफओ जाएगा, या वो सीईओ जाएगा, या तो इंडस्ट्री जाएगा, या अल्लाह में उसको अपने पास बुला लेंगे। अब आगे 2 ही मंजिल है, एक सफर दुनिया है और एक सफर आखिरत है, जिसकी कोई तैयारी यहां नहीं है। बात समझ आ रही है? तो भाई ऑडिट पार्टनर के बाद 2 रास्ते क्या है कि अगर वो चाहे तो वो 3-4 साल 5 साल पार्टनर रहने के बाद फर्म छोड़ के फिर इंडस्ट्री में इन डेजिग्नेशंस में जा सकता है। हमारे साथ के कई लोग हैं ईवाई के अंदर जो पार्टनर बन गए और आज वो किसी कंपनी के सीएफओ हैं या वो किसी कंपनी के सीईओ हैं। जब पार्टनर पे आपकी 20 लाख की ड्राइंग थी तो जो भी आपको उठाएगा वो कम से कम आपको 8-10 लाख का पर मंथ जंप देगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा ऑडिट फर्म की हायरार्की बताई है, इसको जरा कॉपी करें थोड़ा सा, फिर मैं आपको आगे मजीद बताता हूं। ठीक है जी, सीनियर से ऊपर क्या है? ये है सीनियर, ऑडिट जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और फिर पार्टनर। ठीक है, जरा यहां तक नोट करें, शाबाश। अभी बताते हैं आपको, बेसिकली समझें कि वो एसोसिएट जो है ना, वो एक ऑडिट फर्म ने अपने वो निकाला हुआ डेजिग्नेशन। नॉर्मली ऑडिट जूनियर है ना, ये इसको कहते हैं ऑडिट एसोसिएट। अब आप इसको नाम दे दें एसोसिएट 1, एसोसिएट 2, एसोसिएट 3, असिस्टेंट मैनेजर AM1, AM2, ये फर्म के निकाले हुए तरीकेकार है। वेल डन, हाफ डन, फुल डन, पका हुआ, जला हुआ, समझ रहे हैं? अल्टीमेटली चीज एक ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा। ये पुराने डेजिग्नेशन है, आपके ट्रेंड चेंज हो गया है। देखिए ना, अब एक जूनियर है उसको आपने प्रमोट करना है, लेकिन अभी उसको ये नहीं बना सकते, तो हो सकता है कि डिफरेंट फर्म्स ने इसके अंदर मजीद हायरार्की निकाल दी। जूनियर 1, जूनियर 2, जूनियर 3, एसोसिएट 1, एसोसिएट 2, एसोसिएट 3, सेमी सीनियर कह दिया लेवल 1, लेवल 2, AM1, AM2, AM3। समझ रहे? ये हमारे दौर में डायरेक्ट इस तरह का था, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इसके अंदर भी आपने 2-3 हायरार्कीज निकाल दी। बहरहाल ये हमारे झगड़े का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, जो 2-3 हायरार्की होती है उसमें मतलब पे स्केल और सब कुछ सेम होता है ना? सेम भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग। ये बता रहा हूं मैं भी आपको। पहले आप ये एज इट इज कॉपी कर लें, जॉब इंचार्ज एज इट इज कॉपी कर लें। कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, CMP स्टैंड फॉर कंट्री मैनेजिंग पार्टनर। ये डायग्राम कॉपी हो गया। ऑडिट पार्टनर कितनी रिपोर्ट साइन कर सकता है? जितनी चाहे कर सकता है भाई। ये अब जरा अलग कॉपी कर लें। अब ये डायग्राम अलग है, ये एक अलग सेक्शन है। देखिए ये पूरा अलग मैंने बताया, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम पढ़े तो आपको समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये बगैर बेसिक्स के मैं इसके बगैर आगे बढ़ सकता हूँ। आई कैन अभी क्वेश्चन 1 मिनट के रुक जाए, आप 1 मिनट के रुक जाए, वरना मेरा फ्लो आउट हो जाएगा। अभी रुक जाए, होल्ड करें, अभी आप कॉपी कर लें इसको, अभी बात करते हैं। अभी एज इट इज कॉपी कर लें, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हो गया कॉपी? ये छाप लिया आपने? सिर्फ छाप लें आप पहले। ये आगे बढ़ो, चलो आगे चलो। अब मैं इसी को मजीद एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, अब देखें, आपके जहन में 1 सवाल नहीं होंगे, आपके जहन में 6 सवाल होंगे। अभी कोशिश करें 2-3 क्लास में इनपुट मोड में काम करें। अभी देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू गिव यू। ठीक है, इसके बगैर शायद मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन आप इतनी मुश्किल में आ जाएंगे आगे आगे, आपको पता ही कुछ नहीं होगा। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका बना रहा हूं एक ट्राइंगल, जरा देखिएगा। अब मैं इसको यूं करके समझा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। एक ऑडिट फर्म काम कैसे करती है? ठीक है,
मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, जब मैं पीएसओ पर पोस्टेड था तो हमारी टीम में ये बात 2002-2003 की है। 3 बार मेरी पोस्टिंग पीएसओ पे हुई, 3 बार मैंने इसको ऑडिट किया। हर टीम के अंदर या तो 6 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, 8 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे। सर ये बंदे कम ज्यादा कैसे हो रहे? इसकी भी कोई लॉजिक होगी, इसकी भी कोई रीजनिंग होगी, ठीक है। अच्छा, सपोज करते एग्जांपल बिल्डअप करता हूं मैं, ऑडिट जूनियर 5 जूनियर है, ये रहे सेमी सीनियर एसएस, ये 3 है, ठीक है। ऑडिट जूनियर के काम को चेक करेगा सेमी सीनियर। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप मेरे साथ रिपीट करें, द वर्क ऑफ, रिपीट करें, द वर्क ऑफ ऑडिट जूनियर विल बी रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। अच्छा रुक जाएं, अब मैं बना रहा हूं ये आगे सीनियर, ठीक है। ये जो सीनियर है बेसिकली ये पूरी जॉब का जिम्मेदार है। पीएसओ का ऑडिट चल रहा है, अगर हम पूछेंगे भाई कि ये बताओ ग्राउंड पर कप्तान कौन है, तो हमें इस टीम का एक बाबर आजम चाहिए। वो बाबर आजम ये है, सपोज कर उसका नाम है उसामा, सपोज कर इसका नाम क्या है, उसामा कहलाएगा जॉब इंचार्ज। क्या कहलाएगा? उसामा। अब रिपीट करें, जॉब इंचार्ज इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑडिट। जॉब इंचार्ज इज रिव्यूइंग और चेकिंग द वर्क ऑफ जूनियर सेमी सीनियर्स। रुक जाए सर, क्या सीनियर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक होता है। तो अगर हम गौर से देखें तो 5 और 3 8 और 1 सीनियर, कितने बंदों की टीम हो गई है? 9। ये 9 बंदे हुए हैं जो ग्राउंड पर ऑडिट करने गए हुए हैं। इसको बोलते हैं फील्ड वर्क। कुछ सिपाही मैदान जंग में और कुछ सिपाही बैक ऑफिस में रडार देख रहे हैं, कुछ और बड़े लोग हैं जो पीछे बैठ के दूरबीन से देख रहे हैं, कुछ और है जो सबको टीवी पे देख रहे हैं। हायरकी होती है ना आर्मी के अंदर भी। तो वो सिपाही जो जाकर ग्राउंड पे जंग लड़ रहे हैं वो ये 9 सिपाही हैं। ये जो 9 लोग पीएसओ जाकर ऑडिट कर रहे हैं ये कहलाता है ऑडिट फील्ड वर्क। क्या कहलाता है? ठीक है, सुनना बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। हर जॉब इंचार्ज के पीछे एक और हायरकी होगी। अब मैं आपको ईवाई के दफ्तर लेके चलता हूं। बैक ऑफिस के अंदर द वर्क ऑफ जॉब इंचार्ज इज रिव्यूड बाय असिस्टेंट मैनेजर। The work of assistant manager is reviewed by a manager. The work of manager is reviewed by a senior manager. And the work of senior manager is reviewed by the audit partner. आप समझ आए कुछ? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आराम से चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला इतना जरा दर्द कर रहा है तो शायद मैं मुश्किल से बोल रहा हूँ। लगातार काफ़ी सारी क्लासेस थी तो थोड़ा सा मैं तकलीफ में हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जरा सही से आपको समझ आ जाए। रिपीट करते हैं, आप रिपीट करें। द वर्क ऑफ जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। द वर्क ऑफ सेमी सीनियर इज रिव्यूड बाय सीनियर। द सीनियर हु इज द जॉब इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसीजर्स। बैक ऑफिस के अंदर इस जॉब इंचार्ज के काम को चेक कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के ऊपर ऑडिट पार्टनर है। इन सब्सटेंस दिस ऑडिट पार्टनर इज द पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर ऑडिट। ये वो बंदा है, सपोज करें नाम है जी एसके, ये वो बंदा है जो अल्टीमेटली पीएसओ की ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा होगा। ये पीएसओ की ऑडिट रिपोर्ट है विच इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, जिस पर सिग्नेचर इनमें से कोई नहीं कर सकता सिवाय ऑडिट पार्टनर के। क्या बात समझ आई? अच्छा, अब एक चीज रुकिएगा, अब जरा ये कॉपी कर लेंगे, कॉपी करें इसको। अभी इसमें 4-5 सवाल और हैं। एक प्रोफेशन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो रहा है वो आप यहां बैठ के सीख रहे हैं, तो देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चन इन योर माइंड। सारे जवाब दूंगा मैं, डोंट वरी। जी जो बच्चे ऑनलाइन, आपको समझ आ रहा है बेटा? आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी है जी। ऑडिट एसोसिएट बेसिकली ऑडिट जूनियर होता है भाई।
अब मैं इसी डायग्राम को हल्का सा चेंज करूंगा, हल्का सा एक इसमें एडिशन करूंगा। आज की क्लास के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने दोस्तों से जो फर्म में इस वक्त मौजूद हैं उनसे आप सवाल जवाब बेसिक डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको उस काबिल कर दूंगा इंशाल्लाह। हजरात ये कॉपी हो गया। अच्छा अब देखें मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा मैं चेंज ला रहा हूं, मैं ठीक है, हल्का सा चेंज। ये जो एम है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये मैंने इसको ऐसे मिटा दिया, ठीक है। आप जरा गौर से देखें। अब मैं यहां एक और लाइन खींचता हूं, पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अलग से नजर आए। और आप मेरी बात सुनिएगा, एक और बंदा होता है, उसको कहते हैं सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर, ठीक है जी, सुपरवाइजर। पूछे ये कौन बंदा होता है? ये वो बंदा है जिसकी आर्टिकलशिप तो खत्म हो गई है, लेकिन जिसके पेपर अभी बाकी हैं सीफेब के, एमएसए के, लेकिन बंदा हमें बड़ा पसंद है। हम चाह रहे हैं कि भाई तू फॉर्म छोड़कर मत जा, तो ऑडिट फॉर्म ने तुझे बना दी सुपरवाइजर। देखो तुम्हारी जो आर्टिकलशिप है वो यहां तक है, ये तुम्हारी 3.5 साल की आर्टिकलशिप है, यहां तुम्हें मिल रहा है स्टाइपेंड। लेकिन अगर ये वो बंदा है जिसके एमएसए के 2 पेपर बाकी हैं, सीफेब के 3 निकले हुए हैं, 3 बाकी हैं, 2 निकले हुए हैं, कुछ बाकी हैं, तो एक ऑडिट फॉर्म चाहती है ये रिसोर्स हमें छोड़ के ना जाए, तो हम इसको बना देंगे सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर को मेरे ख्याल में आप दे रहे होंगे कोई 35, 40, 45 हजार रुपए। बुरा नहीं है, इट इज मच बेटर देन बीबी और एमबीए, ठीक है ना। बड़ा दम है इसके अंदर। अभी इसके पूरे पेपर नहीं निकले हैं। अच्छा अब क्या होगा, जब मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, जब मैं पीएसओ में था तो हमारी टीम में 15-16 बंदे थे। उस टाइम मैं जूनियर था, ये मैं बता रहा हूं आपको 2002 की बात। 2002 में मैं यहां था, कुछ मेरे सीनियर दोस्त थे वो यहां थे, और मुझे अच्छी तरह याद है 2 जॉब इंचार्ज थे और 1 सुपरवाइजर भी था, क्योंकि जॉब बहुत बड़ी थी। पीएसओ भाई इट्स अ ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन, मिलियंस एंड बिलियंस और ट्रिलियंस की टर्नओवर और इन्वेंटरी उनके पास। और वो जॉइंट ऑडिट था, आधा ऑडिट ईएनवाई कर रही थी और आधा ऑडिट पीडब्ल्यूसी कर रही थी। कहो जॉइंट ऑडिट, ये वो ऑडिट है जहां एक क्लाइंट और 2 फर्म्स, दोनों फर्म्स म्यूचुअली एग्री करती हैं कि कौन सी फर्म कौन से आइटम को वेरीफाई करेगी। इट इज पॉसिबल। आधी बैलेंस शीट ईवाई के पास है, आधी बैलेंस शीट पीडब्ल्यूसी के पास है, आधा पीएनएल एक फर्म के पास है, आधा पीएनएल दूसरी फर्म के पास है। जो ऑडिट फीस होगी अगर वो 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख ईवाई के, 50 लाख पीडब्ल्यूसी के, रिपोर्ट एक होगी, कागज एक होगा। अब उस पे एक नहीं 2 फर्म साइन करेंगी और दोनों ज्वाइंटली कहेंगे द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ज्वाइंट ऑडिट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीफेब 6 में जाकर, ठीक है जी। उस वक्त हमारी टीम में सुपरवाइजर भी था, नाम भी याद है मुझे, इमरान भाई। अब इमरान भाई क्या कर रहे थे, इमरान भाई इस पूरी टीम के जिम्मेदार थे। अब जॉब इंचार्ज एक स्टेप चला गया नीचे और ऊपर कौन आ गया? सुपरवाइजर। एक बात समझ आ गई, सुपरवाइजर कौन बनेगा? जिसकी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है, वो अब स्टाइपेंड नहीं ले रहा, वो यहां पर फर्म का बन गया एम्प्लॉई। मैनेजर इज अ फर्म्स एम्प्लॉई, सीनियर मैनेजर इज अ फर्म्स एम्प्लॉई। पार्टनर एम्प्लॉई नहीं है भाई, पार्टनर तो पार्टनर है। इनकी फिक्स सैलरीज भी होती हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है। अच्छा अब आगे सुनो, जरूरी नहीं है, सुन लो। अब मैं इसको 2 लाइन में ब्रेक कर रहा हूं। देखो मैंने कहा असिस्टेंट मैनेजर भी है और मैनेजर भी है और सीनियर मैनेजर भी है, तो 1, 2 और 3। अब रिपीट करो मेरे साथ। जरूरी नहीं है कि हर जॉब के ऊपर, हर ऑडिट के ऊपर ये तीनों बंदे हो सकता है एक जॉब पर एएम ना हो, सिर्फ मैनेजर हो और वो डायरेक्ट पार्टनर को रिपोर्ट कर रहा हो सकता है एक जॉब के ऊपर एएम भी ना हो, मैनेजर भी ना हो, सिर्फ सीनियर मैनेजर होगा जो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा पार्टनर को। और ये भी हो सकता है कि एक जॉब के ऊपर ना एएम है, ना ये है, ना ये है, सुपरवाइजर डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहा है? इसका मतलब है हस्बे जायका, कोई एक बात नहीं है, क्लाइंट टू क्लाइंट, फर्म टू फर्म ये चीजें वेरी करेंगी। बेसिक स्ट्रक्चर वही है लेकिन मामला हस्बे जायका है। एक ऐसा क्लाइंट मैंने किया जहां मैं खुद जूनियर था, मैं ही जॉब इंचार्ज था। एक छोटा क्लाइंट है, 2 बंदे गए हुए हैं, एक जूनियर है,
एक समय सीनियर है, तो जो समय होगा वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये जो जॉब इंचार्ज है ये डेजिग्नेशन नहीं है, ये कैफियत का नाम है, ये कैफियत एक, जो टीम में सीनियर होगा वो क्या बन जाएगा। इसका मतलब है जॉब इंचार्ज बनने के लिए सीनियर का होना जरूरी, जॉब इंचार्ज बनने के लिए सेमी सीनियर का होना जरूरी। जॉब इंचार्ज वो बंदा है जो उस वक्त टीम में कप्तान है, क्लाइंट से सारे मामलात, क्लाइंट से सारा एविडेंस, सारे कागजात का लेना देना, क्लाइंट से टक्कर लेना, क्लाइंट को मुंह देना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब इंचार्ज। मैंने ऐसी जॉब भी की है जहां मैं जॉब इंचार्ज था, मेरे ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई सीनियर मैनेजर नहीं है, मैं डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहा था। जितने बंदे बढ़ाते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है, बड़े क्लाइंट पर अच्छा खासा रेवेन्यू की बिलिंग होती है, जहां ऑडिट फीस 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो वहां टीम में लोग भी होते हैं। लेकिन अगर एक जॉब छोटी है, 10 लाख की है, 15 लाख की है, तो उस पर हम बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय या बहुत ज्यादा लोगों को डिप्लॉय या बहुत ज्यादा रिसोर्स वहां इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्या बात समझ आई है? ये बात भी नोट कर लें। ये मैंने कैसे समझाई, मैंने ऐसे समझाया, मैंने कहा असिस्टेंट मैनेजर हैं, फिर मैंने कहा यहाँ मैनेजर हैं, और मैंने कहा ये हैं सीनियर मैनेजर। जरूरी नहीं है कि हर जॉब पर ये तीनों मौजूद हो, ये मैंने समझाया। ये भी हो सकता है कि एएम ना हो, डायरेक्ट मैनेजर हो, ये भी हो सकता है कि ये भी ना हो और ये भी ना हो, सिर्फ ये होंगे। तो जो भी होंगे वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट पार्टनर को। जरा यहां तक नोट कर लें जी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। पूछो क्यों? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक सीनियर मौजूद होता है। अब इसका जवाब भी ना आप समझे केस टू केस वेरी करता है। कुछ केस में सुपरवाइजर इज अबव जॉब इंचार्ज, कुछ केसेस में द सुपरवाइजर कैन बी द जॉब इंचार्ज। ये डिपेंड करता है फर्म की आपस की अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि फर्म क्या चाहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल खत्म हो गई और पेपर पास नहीं हुए, और अगर जो बंदा है तो फॉर एग्जांपल उसको फर्म वाले पसंद भी नहीं कर रहे, तो फिर उसका क्या होगा? उसको छोड़ देंगे, उसको जाना पड़ेगा। आर्टिकल जब खत्म हो गई ना उसकी, फर्म ने तुम्हें गोद थोड़ी लिया तुमको। फर्म की जिम्मेदारी कहां तक की है? आर्टिकलशिप की है। 90% बच्चे, 80% बच्चे फर्म यहां आके छोड़ देते हैं। ये पॉइंट है जहां लोग छोड़ देते हैं। मैंने आके फर्म छोड़ दी थी। हर बंदे को थोड़ी फर्म में काम करना होता है। हर एवरी 100 में से 15 बंदे प्रोफेशन में आते हैं, 100 में से 15 बंदे इस रास्ते से आगे जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, वहां जॉब्स बहुत अच्छी मिल रही होती हैं, इंडस्ट्री पैसे ज्यादा देती है। 70 लोग फर्म में क्यों रुकते हैं? फर्म में इसलिए रुकते हैं कि भाई बंदे का पैशन है मुझे ऑडिट पार्टनर बनना है। भाई मेरा पैशन नहीं था ऑडिट पार्टनर बनने का, मैंने फर्म छोड़ दी, ईवाई में था मैं। तो अगर मैं ईवाई में होता तो मैं ये सब जो मैंने नाम बनाया है, जो मैंने इंस्टीट्यूट बनाया, ये मैं नहीं कर सकता था। हर जगह के हर उसके ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और वैसे भी हर बंदा जो फर्म में जाता है वो पार्टनर नहीं बन सकता। आप यूं समझेंगे अगर 100 बंदे यहां तक पहुंचे हैं ना, 100 बंदे, अगर यहां 100 बंदे पहुंचे हैं तो यहां उनमें से 5 या 10 बंदे ही पहुंचेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए पार्टनर बनने के लिए। प्लस इसके अलावा पार्टनर बनने के लिए कुछ और भी स्किल्स हैं, खाली इट्स नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। टेक्निकली बहुत साउंड हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपका पूरा पीपी का कोर्स है वो बहुत जबरदस्त चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी चाहिए, आपका लेवल ऑफ पेशेंस बहुत अच्छा चाहिए, क्लाइंट से मुख्तलिफ बात आपने डिस्कशन करना है, क्लाइंट से फड्डा भी आपका होगा। आप समझें, आप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर बंदा पार्टनर नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ एड ऑन स्किल्स होती हैं। ठीक है जी, अच्छा यहां तक बात समझ आ गई हमको। अब अगर मैं आपको रिकैप दोबारा कराऊं, देखिए कहानी शुरू कहां से हुई, दोबारा देख लें जरा। हमने कहा जी जूनियर बने आप, फिर आप बने समय सीनियर, फिर आप बने सीनियर। ठीक है जी, ये वो पॉइंट है जहां आर्टिकलशिप आके खत्म हो जाती है। ये फर्म का एम्प्लॉई है, ये फर्म के एम्प्लॉई हैं, ये फर्म के एम्प्लॉई हैं, ये फर्म के एम्प्लॉई हैं, ये फर्म के पार्टनर हैं भाई। ये समझे फर्म के माई बाप हैं ये। अब इनमें से बंदा आगे जाके सीनियर पार्टनर बन रहा होगा या आगे जाके वो सीएमपी बन रहा होगा, और एक लेवल आएगा जहां फर्म बोलेगी भाई अब जिंदगी भर पार्टनर थोड़ी रहना है। बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं जो पार्टनर बनने के 10 साल बाद किसी कंपनी के सीएफओ या किसी कंपनी के सीईओ बन गए। हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ का एक लेवल होता है, उसके बाद फिर आगे ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद आगे ग्रोथ रुक जाती है। सैलरी बढ़ी होगी, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा भूखे हैं कि जी मुझे अब मैं तो सीख चुका हूं, अब तो पार्टनर बन गया, अब जिंदगी में और क्या है,
तो भाई जिंदगी में अब और कुछ नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल आपने अचीव कर लिया, आपकी सेल्फ एस्टीम नीड है जी, यहां तक आप पहुंच गए बस। उसके बाद फिर आप चाहें तो इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी दें, आप टीचिंग प्रोफेशन में आए, आप बाहर ट्रेवल कर लें। बहरहाल एक वक्त आएगा जहां आपको लगेगा भाई अब बस हो गई और मैंने अपने प्रोफेशन का हाईएस्ट लेवल या रैंक अचीव कर लिया है। ये मैंने आपको फॉर्म का बता दिया कि फॉर्म में भी ऐसा होता है कि भाई जूनियर पार्टनर, छोटा पार्टनर, बड़ा पार्टनर, जो सबसे सीनियर बंदा होता है जो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान लेवल के ऊपर, उसको हम कहते हैं CMP, जिसको हम कहते हैं कंट्री मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब मैं आपको कुछ बातें लिखवा देता हूं जरा, ठीक है। अब आप अपने नोट्स निकालें जरा, अब आप अपने नोट्स निकालें जरा जनाब, और आप आए पेज नंबर, मैं बताता हूं आप कहां नोटिंग कर सकते हैं। आप पेज नंबर 35 पे आए जरा, पेज नंबर 35, तो वहां कुछ नोटिंग्स की जगह दी हुई है जी, वहां कुछ बातें क्विकली लिख लें आप जरा, ताकि आप घर में रिवाइज कर सकें फटाफट। ठीक है जी हजरत, हम इस वक्त बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम सारी बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है लिखें जरा, जॉब इंचार्ज कौन होता है? बहुत ही बस समझे कि एक एक दो लाइन में लिखवा रहा हूं। ठीक है, जॉब इंचार्ज लिखें, ये रहा जॉब इंचार्ज। ठीक है जी, डायग्राम आपके सामने मौजूद है। जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन Job in charge is a person. Job in charge is a person who is the captain of the audit team. Job in charge is the person who is the captain of the audit team. Job in charge is a person who is the captain of the audit team and is responsible for all the procedures to be performed. And is responsible, मैं हर बात को 3 बार रिपीट करूंगा, परेशान नहीं होना, लिखते जाना बस। Job in charge is the person who is the captain of the audit team and is responsible for all the procedures to be performed. And is responsible for all the procedures to be performed. And is responsible for all the procedures to be performed. And is responsible for all the procedures to be performed at the audit client. अब जब मैं ऑडिट क्लाइंट कहूंगा तो पूरी क्लास क्या समझेगी? PSO। और ऑडिट फॉर्म कहूंगा तो क्या समझेंगे? EY। ठीक है जी। जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एट द ऑडिट क्लाइंट। ठीक हो गया। अब आप एक हेडिंग डालें, लिखे कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम। कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम लिखें। स्टार्ट। आइडियली द ऑडिट टीम कंप्राइजेज ऑफ, आइडियली द ऑडिट टीम कंप्राइजेज ऑफ, आइडियली द ऑडिट टीम कंप्राइजेज ऑफ Ideally, the audit team comprises of juniors, semi-seniors and seniors. Ideally, the audit team comprises of juniors, semi-seniors and seniors. Comprises of juniors, semi-seniors and seniors. Next para. The composition of the team varies from client to client. The composition of audit team varies from client to client. छोटा क्लाइंट होगा तो टीम छोटी होगी, बड़ा क्लाइंट होगा तो टीम बड़ी होगी। जब क्लाइंट पे रिस्क छोटा कम होगा तो टीम छोटी होगी, जब क्लाइंट पे रिस्क ज्यादा होगा तो टीम बड़ी हो जाएगी। तो आखिरी जुमला क्या लिखा आपने? The composition of the team varies from client to client depending on the following. The composition of the audit team varies from client to client depending on the following. The composition of the audit team varies from client to client and depending on the following. Number 1, अब आप अल्फा ब्रावो करके लिख दें, depending on the following. Number 1, the volume of client's business या operations.
डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस / ऑपरेशंस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा उतने बड़े नंबर्स होंगे, उतनी बड़ी तगड़ी बैलेंस शीट होगी, उतना काम ज्यादा करना पड़ेगा, उतनी टीम भी ज्यादा होगी ना, कॉमन सेंस है। वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस / ऑपरेशन। नंबर 2, रिस्क एट द ऑडिट लाइन। रिस्क, RISK, रिस्क एट द ऑडिट लाइन। रिस्क एट द ऑडिट लाइन। ठीक हो गया? रिपीट करूं क्या? फर्स्ट जरा रिपीट करना दोस्त, कोई रिपीट करते जरा, पढ़ देना। द ऑडिट टीम कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग। पहला है वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस / ऑपरेशंस और दूसरा है रिस्क एट द ऑडिट क्लाइंट। ठीक है जी। अच्छा, आप जरा एक मिनट जरा डायग्राम में देखिएगा, जरा गौर से देखें। कितने बंदों की टीम थी? 9 बंदे थे। 9 बंदों की टीम नहीं है, 9 बंदे तो वो हैं जो ग्राउंड पर हैं भाई। 9 बंदे तो वो हैं जो ग्राउंड पर हैं। अगर बैक ऑफिस में देखें, असिस्टेंट मैनेजर भी है, लेट से मैनेजर भी है, लेट से सीनियर मैनेजर भी हैं और पार्टनर भी। कितने बंदे हो गई है? 4। 9 और 4, इसका मतलब है टोटल टीम में कितने बंदे हैं जी? अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई टीम में कितने बंदे, आप क्या बोलेंगे? 13। 9 बंदे ग्राउंड पर हैं जो फील्ड वर्क पर है और बाकी 4 बंदे क्या है? बैक ऑफिस में, EY के अंदर है। जरूरत पड़ने के ऊपर ऑडिट पार्टनर भी क्लाइंट जाता है। ये हम आगे कवर करेंगे ISO 300 के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको जरा और इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, ये सब कैसे होता है। होता कुछ यूं है दोस्तों, जब ऑडिट शुरू होने वाला होता है तो हम एक कर्टेसी के तौर पे जाके क्लाइंट से मुलाकात करते हैं। सपोज करें अगर ऑडिट का ईयर एंड दिसंबर 31 है तो आप यूँ समझेंगे दिसंबर 31 के आसपास जो ऑडिट पार्टनर है वो जाके मुलाकात करेगा CFO से। अब ज़ाहिर है पार्टनर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो वहाँ का CFO है वो भी बड़ा आदमी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में होती है, कॉफ़ी पर होती है, हो सकता है साथ में सिगार भी चल रहा होगा, ज़रा भरम वाली मुलाकात होती है। ऑडिट कैसे होगा, कब शुरू करेंगे, आप हमसे कोऑपरेट करेंगे, आप हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये एक इनिशियल मीटिंग हो जाती है। उसके बाद जिस दिन ऑडिट टीम वहाँ पहुँचती है तो जो ऑडिट टीम का सुपरवाइजर है या जॉब इंचार्ज है, ये जो क्लाइंट का CFO है, वो खुद तो नहीं मिलेगा, ज़रा वो बड़ा आदमी है, लेकिन वो किसी को डेलीगेट कर देगा अपनी टीम के अंदर, हु कुड बी अ सीनियर मैनेजर फाइनेंस और हु विल बी अ फाइनेंशियल कंट्रोलर और हु कुड बी समवन एल्स, जो फिर इनसे करेगा लाइजनिंग। ये हर वक्त अवेलेबल नहीं है, बड़ा आदमी है। अगर ये बड़ा आदमी है तो कंपनी का CFO भी बड़ा आदमी है, वो भी महीने का 20-25 लाख का आदमी है। तो ये दोनों उस वक्त मिलेंगे जब कोई मसला होगा। अदरवाइज हमको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और CFO को उनका डिपार्टमेंट का वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है मेरा रोजमर्रा इनसे टाकरा नहीं होगा। अगर मैं 1 मिनट के लिए एग्जांपल को आसान कर दूंगा, भाई सुपरवाइजर है ही नहीं, अब किसका टाकरा होगा? इसका मतलब है जॉब इंचार्ज विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द ऑडिट लाइन। बैंक रिकॉर्ड दे दें, इनवॉइस दे दें, कंफर्मेशन भेजनी है, कस्टमर का एड्रेस दे दें, मुझे फला वाउचर दे दें, मुझे मेमोरेंडम दे दें, मुझे एग्रीमेंट दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये बता दें, वो बता दें। ये सारी चीजें जो पूरी टीम को प्रोवाइड होंगी, he will be the point of contact and someone from the audit line will be their point of contact। फॉर्मल इनफॉर्मल मुलाकात होती है। हम जब PSO में थे तो बहुत दोस्तियां हो गई थी हमारी। हमारा दफ्तर था PSO की, अगर आपने बिल्डिंग देखी हो क्लिफ्टन में कांच की, तो 6ठे फ्लोर पर हमारा EY का कमरा था जिसमें हम सारे सब लोग मिलकर बैठते थे। लैपटॉप भी थे, कुछ डेस्कटॉप भी थे, बड़ी तफरी चल रही है, म्यूजिक भी चल रहा है, चने भी खा रहे हैं, कॉफी भी हो रही है। ज़रा हम अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं। अब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि जितनी सोशलाइजेशन और जितनी इंटरटेनमेंट ऑडिट फर्म में है वो शायद ही कहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं हमारा प्रोफेशन तो बहुत ड्राई है, आपकी सोच है। आप इतनी तफरी करेंगे, आप बोलेंगे भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि टीम मिलकर काम करती है। अच्छा ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं डील कर रहा हूँ HR वालों के साथ, मैं एक्सपेंसेस वेरीफाई कर रहा हूँ पेरोल के, तो मेरा एक बंदा 4थे फ्लोर पे है, हमारी टीम के 2 लोग 2nd फ्लोर पर हैं। हम पूरा दिन क्लाइंट पे घूम रहे हैं, सलाम दुआ, चाय कॉफी, लंच भी साथ हो रहा है। फिर PSO के 2nd फ्लोर के ऊपर टेबल टेनिस की टेबलें लगी हुई थी, तो 5 बजे पूरी ऑडिट टीम नीचे जाकर टेबल टेनिस खेल रही है, क्लाइंट के साथ खेल रहे हैं। पूरा दिन उनकी बजा रहे हैं, अब यहाँ बजा रहे हैं उनकी। वो कह रहे हैं यार कहीं तो छोड़ दो, अब मुकाबला चल रहा है, लेट सेटिंग हो रही है। 8 बजे हमारे भी बंदे बैठे हुए, उनके बैठे हुए, फिर मिलके खाना मंगा रहे हैं। अब डिस्कशन है खाने में क्या मंगाना है, एक बहुत अहम डिस्कशन है, ऑडिट नहीं खाने में क्या मंगाना है।
हांडी इनसे मंगा लो, यहां से मंगा लो, बाकायदा एक मीटिंग हो रही है कि कितना खाना है और किस हिसाब से खाना है और कितना फोड़ना है, क्योंकि क्लाइंट ने तो फ्री दिया हुआ है। आप अंदाजा लगाएं, सुबह पहुंच रहे हैं 9 बजे हम, सबसे पहले सुबह की चाय, 11 बजे फिर भूख लग रही है, सामने दिल पसंद है, हाँ भाई ले आओ 20 किलो समोसे, चलो भाई 20 दर्जन समोसे ले आओ, अब समोसे खा रहे हैं। अब दोपहर हो गई, लंच तो बनता ही है, लंच तो बनता ही है, अब लंच कर लिया। 4 बजे फिर भूख लग रही है, फिर सामने दिल पसंद आ गया, लग रहा है खाने गए थे भाई। अब बेचारे पतले पतले जूनियर 19-19 साल के लौंडे खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टीम को पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। रात को 10 बजे फिर डिस्कशन, आप खाने में क्या मंगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 6 से 7 मील्स हम लेते हैं। जब मैं ऑडिट फॉर्म गया मेरी कमर थी 24 और जब मैं आर्टिकलशिप करके खत्म करके निकला हूं कमर 34। कसम खुदा की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ खाया, किसी के बाप का नहीं खाया, हालांकि किसी के बाप का ही खाया था। ये है फॉर्म की तफरीहात। कभी खाना बाहर खा रहे हैं, कभी खाना ऑर्डर कर रहे हैं, और कभी किसी को लपेट देते थे, अरे भाई तेरा रिजल्ट आया, तूने पास कर लिया है, स्टाइपेंड उसका बेचारे का 8,000 रुपए, पूरी टीम को खाना खिला रहा है। पहला स्टाइपेंड खिलाओ, बड़ा क्लाइंट खिलाओ, तुम्हारी तारीफ हुई है खिलाओ, पेपर पास में खिलाओ, फेल हो गए और खिलाओ, खिलाओ पिलाओ। ये है ऑडिट फॉर्म, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे एथिक्स के अंदर गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी दैट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर हो जाएगा जहां बताएंगे कि अगर क्लाइंट आपको महंगे महंगे खाने खिला रहा है, क्लाइंट ने आते इस्तकबाल में आपको टाइगर प्रॉन खिला दिए हैं, जब क्लाइंट के हाथों के बने हुए टाइगर प्रॉन खाएंगे 3 दिन तक उसका जायका दाढ़ों में रहेगा। अब मुझे बताएं आप क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, क्लाइंट को कैसे बोलेंगे भाई आपने क्या किया है पीएनएल के अंदर? क्लाइंट ने कहा प्रॉन्स, अरे हाँ नहीं माशाल्लाह, कब चलना है? ऑडिट एक तरफ, प्रॉन एक तरफ। ये है वो तफरीहात जो हम ऑडिट फॉर्म में काम भी करते हैं भाई, और हम सीखते भी हैं। तो इट्स अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। समटाइम्स इट कैन बी वेरी फॉर्मल, समटाइम्स इट कैन बी वेरी इनफॉर्मल। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या लेट्स से कुछ अरसे के बाद पार्टनर ने कहा मैं जरा आगे देखना चाह रहा हूं कि हमारी टीम कर क्या रही है, तो उस दिन पर बड़ी खामोशी होगी। आज पार्टनर आ रहा है, सारे लोग टाई शाय लगा के कोट वोट पहन के आएंगे, फिर पार्टनर साहब जो है वो हमारे जो जहां टीम बैठती है, जहां हमारा ऑडिट की जहां हमारी बैठक है, बहुत मरतबा हम ओपन हॉल में पड़े होते हैं ऐसे उसकी तरह, अपना निस्तर पार्क की तरह टेंट लगा हुआ कोने में पड़े हुए हम, और बहुत मरतबा हमारा बड़ा प्रोटोकॉल होता है, हमें अलग से कमरा दिया जाता है और बाहर लिखा हुआ है ऑडिटर्स रूम डू नॉट एंटर, वी आर गिवन प्राइवेसी एज वेल। क्यों हम ऑडिट कर रहे हैं भाई, हम तो आए फ्रॉड ढूंढने के लिए, घंटा नहीं पता क्या कर रहे हैं, हम फ्रॉड ढूंढने आए हैं, ठीक। तो लिहाजा ऑडिट पार्टनर जब आएगा तो वो मुलाकात जरा फॉर्मल होगी, और उस मुलाकात में वो अगर तो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जॉब इंचार्ज के साथ जाके एक क्लाइंट से फॉर्मल सीएफओ से मुलाकात भी करेगा कि भाई कैसा चल रहा है ऑडिट, कोई तकलीफ तो नहीं है, हमें कोई तंग, आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा, कहीं हम तंग तो नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें भी दरमियान में चलती रहती हैं। तो पूरे ऑडिट में चाहे वो 2 महीने का हो या 2.5 महीने का हो या 1.5 महीने का हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल, इस तरह मुलाकातें चलती रहती हैं। कभी स्पोर्ट्स भी साथ चल रहा होता है और कभी खापा शापा भी साथ चल रहा होता है, लेकिन ऑडिट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज मैं और बताता हूं आपको जरा, ठीक है। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं इसको। एक अलग दुनिया है, एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि वंस इन लाइफ टाइम होता है, और ये वो आर्टिकलशिप है जो आपको बनाती है एक्चुअल में, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आज आप आर्टिकलशिप निकाल दें हमारे सीए की जर्नी से तो हमारी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इट इज द आर्टिकलशिप दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और बातें बताता हूं मैं आपको। जरा फिर देखें स्क्रीन आप, EY ऑडिट कर रही है PSO का। बैलेंस शीट डेट क्या है? दिसंबर 31, 2021 लेट से, ठीक है। 5 बंदों की टीम जा रही है भाई, जरा बड़ा तरह फोकस करें प्लीज। 5 बंदों की टीम जा रही है, ठीक है जी। इन 5 में से 4 जो हैं वो यूं हैं, कुछ 2 जूनियर्स हैं, 2 सेमी सीनियर हैं, और एक क्या है, एक जॉब इंचार्ज है जिसको हम सीनियर बोलते हैं, ठीक है। आइडियली जॉब इंचार्ज कौन होना चाहिए? आइडियली
सीनियर। आइडियली सीनियर कौन होगा? जॉब इंचार्ज होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस जॉब इंचार्ज से पूछूं दोस्ती यारी में कि भाई तुम आजकल कहाँ हो, उसने कहा जी मैं आजकल पीएसओ पर हूँ। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा आजकल कहाँ हो? कह रहा आजकल मैं ऑडिट जॉब पर हूँ। मैंने फिर पूछा कहाँ हो? कह रहा है मैं ऑडिट एंगेजमेंट पर हूँ। मैंने फिर पूछा कहाँ हो? कह रहा है मैं ऑडिट के एश्योरेंस पर हूँ। मैंने फिर पूछा कहाँ? उसने मुझे गाली दे दी। कह रहा भाई बत्ती देर से बता तो रहा हूँ, इतनी देर से बता तो रहा हूँ कि ऑडिट जॉब पर हूँ। इसका मतलब है कि सारे वर्ड्स क्या सेम है। अब अगर मैं लिखता जाऊं यहाँ, आप रिपीट करें, ऑडिट जॉब, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट वर्क, अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस वर्क, ये सब एक चीज है, ठीक है। अच्छा अब एक मिनट रुकिएगा, फिर मैं आपको कॉपी करने का मौका दूंगा। ये जो ENY PSO का ऑडिट कर रही है, ये एक ऑडिट एंगेजमेंट है। ये वो वाली एंगेजमेंट नहीं जिसके चक्कर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जूता पढ़ना है आपको। रिपीट, ये जो आप PSO पर ऑडिट कर रहे हैं ये एक एंगेजमेंट है। इसका मतलब है आप PSO पर आजकल ऑडिट के असाइनमेंट में एंगेज्ड हैं। ये एक ऑडिट एंगेजमेंट है। लिहाजा बहुत मर्तबा जो टीम जाकर ऑडिट करती है उसको एक और नाम से पुकारा जाता है, एंगेजमेंट टीम। बहुत मर्तबा एग्जाम के सवाल आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है द एंगेजमेंट टीम वेंट टू द फील्ड वर्क। अब आपको तो बेसिक ही नहीं पता, तो सवाल पढ़ के ही आपको मौत आ जाएगी। एंगेजमेंट टीम कौन सी भाई? अच्छा वो जिनकी मंगनी होंगी, नहीं वो नहीं भाई। एंगेजमेंट टीम वो है जो इस वक्त PSO पर एंगेज्ड है, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज, ये कॉपी कर लें जरा, स्केच को भी ड्रॉ कर लें, स्केच को भी ड्रॉ कर लें जी। दादा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मैं ये बना रहा हूं एक कागज, ठीक है जी, ठीक है। फिर मैं बेसिक रिकैप कर रहा हूं। ये जो एंगेजमेंट टीम ऑडिट करने गई थी, कौन गई थी ऑडिट करने के लिए? ये तो वो लोग हैं जो ग्राउंड पर हैं, ये तो वो लोग हैं जो फील्ड वर्क पर हैं। लेकिन जो बैक ऑफिस में लोग हैं वो कौन लोग हैं? असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, सीनियर मैनेजर भी हो सकता है, और हर जॉब का क्या होगा, एक ना एक लाजमी ऑडिट पार्टनर लाजमी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्ट किसे साइन करनी है। अब अगर मैं मिसाल दे दूं आपको कि भाई सपोज करें हम ऑडिट कर रहे हैं PSO का, और सपोज करें पार्टनर जो हैं वो EY के लेट से शेख सलमान है जी, ठीक है। एक्चुअल में पार्टनर हमारे दोस्त हैं, इनको बुलाएंगे इंशाल्लाह क्लास में। शेख सलमान जो है वो EY का पार्टनर है जो आजकल PSO देख रहे हैं, ठीक है। अब सुनना एक और बात, सलमान साहब के पास एक जॉब थोड़ी है। सलमान साहब PSO भी देख रहे हैं, सलमान साहब इंडस मोटर्स भी देख रहे हैं, सलमान साहब के पास लेट से बैंक अल फला भी है, सलमान साहब के पास लकी सीमेंट भी है, और लेट से इनके पास नेस्ले पाकिस्तान भी है, ठीक है। सुनना, टोटल फर्म के अंदर, टोटल फर्म में लेट से अगर 5 पार्टनर्स हैं तो हर पार्टनर के पास सलमान भाई की तरह मुख्तलिफ जॉब्स होंगी, ठीक है। मैंने सलमान भाई से पूछा, सलमान भाई आजकल आप कहाँ हैं? तो सलमान भाई ने कहा यार आजकल मैं EY में होता हूं। मैंने कहा आप वहां क्या है? कह रहे मैं पार्टनर होता हूं। मैंने कहा सलमान भाई पार्टनर तो हैं आप, ये बताएं आजकल आप कौन से क्लाइंट्स देख रहे हैं? तो सलमान भाई मुझे बताएंगे कि यार आजकल मैं इन 5 जॉब्स का एंगेजमेंट पार्टनर हूं, क्योंकि मैं इन 5 जॉब्स पर एंगेज्ड हूं। इसका मतलब है अगर ये PSO का ऑडिट कर रहे हैं, द रिपोर्ट विल बी साइंड बाय शेख सलमान बिकॉज ही इज द एंगेजमेंट पार्टनर। क्योंकि ये जो ऑडिट है ये एक एंगेजमेंट है, लिहाजा पार्टनर का एक और नाम क्या निकल के सामने आया? एंगेजमेंट पार्टनर। कुछ समझ आया? रिपीट, मैंने कहा सलमान भाई आप आजकल फर्म में क्या है? बोला मैं पार्टनर हूं। मैंने कहा आजकल कौन सी जॉब्स देख रहे हैं आप? बोला भाई मैं PSO देख रहा हूं, इंडस मोटर देख रहा हूं, मैं बैंक अल फला देख रहा हूं, मैं लकी सीमेंट देख रहा हूं, और मैं नेस्ले पाकिस्तान देख रहा हूं। इसका मतलब है इन 5 जॉब्स के लिए वो क्या कहलाएंगे? इसका मतलब है जब इन 5 जॉब्स की रिपोर्ट साइन होगी, द रिपोर्ट विल बी साइंड बाय शेख सलमान बिकॉज ही इज द व्हाट? कॉपी करें इसको भी। समझ आ रहा है कुछ? अब टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं बगैर बेसिक के भाई? ना अलिफ का पता ना बे का पता भाई। फिर मैं आपको लिखाता हूं एंगेजमेंट पार्टनर की डेफिनेशन क्या होती है, वो भी लिख लेंगे आप फटाफट। ये डेफिनेशन है डायरेक्ट टेस्ट होती है? नहीं ये टेस्ट नहीं होती, ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ, इसीलिए बहुत ही मुख्तसर 1-2 लाइन में लिखवा रहा हूँ जस्ट ताकि आप घर जाकर रिवाइज कर सकें। दीज आर नॉट टेस्टेड बट दीज आर द ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में टेस्टिंग का होती है वो आने वाले आगे। जी सर। आपने बताया कि इसके अंदर एंगेजमेंट पार्टनर एक है, 2 हो सकते हैं?
नहीं, दो नहीं हो सकते, एक ही होता है, एक ही होगा। हाँ, दो फर्म्स हो सकती हैं तो फिर दो पार्टनर हो गए, वरना हर फर्म में जो रिस्पेक्टिव जॉब है उसका पार्टनर कौन होगा? एक ही होगा। ठीक है, ये स्केच बना लिया। अब आप लिखें एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, लिखें एंगेजमेंट पार्टनर इज अ पर्सन, लिखें शाबाश, एंगेजमेंट पार्टनर इज अ पर्सन engagement partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit क्या लिखा? Engagement partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit and who will ultimately sign the audit report. 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 ठीक हो गया? अब एक और हेडिंग डालें जरा, लिखें ऑडिट प्रोसेस विद इन द ऑडिट टीम। लेकिन ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट टीम, ये सारा बेसिक कंटेंट है। जब आप घर जाएंगे तो आप सारा रिवाइज करेंगे। ये जब तक बेसिक नहीं होगी आगे कैसे बढ़ेंगे ना मेरे दोस्तों। ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट टीम, जो भी समझाया था मैंने, जूनियर सीनियर वाला जो चक्कर था सारा, लिखें विद इन दी ऑडिट टीम। ये देखें, ये समझा रहा हूं मैं, ये रहा, ये समझा रहा हूं। विद इन दी ऑडिट टीम, यहां देख भी लें एक बार ताकि उससे लिंक कर लें। विद इन दी ऑडिट टीम द वर्क ऑफ जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। आया समझ? एक एक बात समझ आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं तुमको 4 बातें करूंगा, तुम्हारे जहन में 6 बातें और आ रही होंगी, होल्ड, आगे जाके बातें खुद ही आ जाएंगी वो। Within the audit team, the work of juniors is reviewed by semi-senior. Within the audit team, the work of juniors is reviewed by semi-senior, comma, the work of semi-senior is reviewed by senior. Within the audit team, the work of junior is reviewed by semi-senior, comma, the work of semi-senior is reviewed by senior, bracket open, who may be the job in charge, bracket close. Within the audit team, the work of junior is reviewed by semi-senior, comma, the work of semi-senior is reviewed by senior, bracket open, who may be the job in charge. सर आप who may क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है सुपरवाइजर भी हो, इसलिए कह रहा हूं, एहतियात लिखवा दिया। Who may be the job in charge, bracket close. And the work of senior is reviewed by manager. And the work of senior is reviewed by manager slash assistant manager, जो भी है, slash senior manager. And the work of senior is reviewed by manager, assistant manager slash senior manager, whose work is ultimately reviewed by the engagement partner, whose work is reviewed by, क्या लिखा है मैंने, whose work is ultimately reviewed by the engagement partner, who is ultimately responsible for signing the audit report. Who is ultimately responsible for signing the audit report? Who is ultimately responsible for signing the audit report? जरा कोई रिपीट कर देगा दोस्त, आप रिपीट कर देंगे एक बार जी। Audit process within the audit team. Within the audit team, the work of junior is reviewed by semi-senior. The work of semi-senior is reviewed by senior, who may be the job in charge. And the work of senior is reviewed by manager, assistant manager, or senior manager, whose work is ultimately reviewed by engagement partner,
who is ultimately responsible या who is responsible for signing the audit? पूरी टीम में, इस पूरी टीम के अंदर कौन वो बंदा है जो रिपोर्ट साइन कर सकता है दोस्तों? सिर्फ रिपीट करो, सिर्फ ओनली ऑडिट पार्टनर इज द पर्सन ऑथराइज्ड टू साइन द रिपोर्ट। पूरी टीम में कोई और रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में ऑडिट फर्म पर इल्जाम लग गया, ए ऑडिट फर्म तूने 2 नंबरी की है, जाली रिपोर्ट साइन की है, वैसे लिए, इन दैट केस पूरी फर्म जिम्मेदार होगी। 2 लेवल पे छितरौल होगी, एक उस पार्टनर की जिसने रिपोर्ट साइन की है उसकी तो लाजमी होगी, और फर्म एज अ होल की भी छितरौल होगी, क्योंकि पार्टनर किसका था? फर्म का था। हो सकता है ये भाग जाए, ये तो फौरन भाग जाएगा, ये गारों में निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, एक का तो खुदकुशी कर लेंगे, ये फंस जाएगा बेचारा। क्योंकि रिपोर्ट पे साइन किसकी है भाई? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कौन चला रहा है भाई? ये डिफेंस फेज में कौन रहता है भाई? ये तनख्वाहें बड़ी बड़ी किसकी हैं भाई? तो भाई बल्ली भी बड़ी है। कंपनी लॉ के सेक्शन में दिया हुआ है कि अगर 2 नंबरी पकड़ी गई, अगर तुमने कोई 2 नंबरी की, रिपोर्ट साइनिंग में 2 नंबरी की, क्लाइंट से मिल गए, दोगलापन किया या किसी और को नुकसान पहुंचाया, तो भाईजान सिविल लायबिलिटी भी है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। जूते भी पड़ेंगे और 402 का जुब्बा पहन के जेल भी जाओगे। समझ रहे हैं? नाजुक सूरत हाल है, मजाक नहीं हो रहा है प्रोफेशन के अंदर। आपकी रिपोर्ट पर दुनिया ट्रस्ट कर रही है। आज कितना बड़ा हमारा प्रोफेशन का नाम है, EY ऑडिट कर रही है, PwC, बिग 4 फर्म्स। आप अंदाजा लगाएं 1 मिनट के लिए कि अगर मार्केट में ये मशहूर हो जाए कि सारी फर्म्स पैसा लेके रिपोर्ट साइन करती हैं या 2 नंबरी करती हैं या वो तो मिले हुए हैं, तो मुझे बताएं क्या प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर ये इतने लाखों करोड़ों रुपए दे के फीस दे के रिपोर्ट कौन साइन कराएगा? इसीलिए पहली क्लास में क्या कहा था कि द बेसिक वर्ड इज इंडिपेंडेंट। द ऑडिट फर्म, बी इट जूनियर और बी इट, यू ऑल हैव टू बी इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंस है तभी तुम क्या कह रहे हैं? कौन लोग आ रहे हैं ऑडिट करने के लिए? एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। कुछ समझ आया हजरत? 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं सिर्फ अपने गले को। अब तक हमने जो कुछ कवर किया है उसको एक बार रिवाइज कर लें शाबाश जरा। जी हजरत फोकस। ये जो रिपोर्ट है ये ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है? क्या है भाई ये है जी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। जबरदस्त बात समझ आती है। एक फर्म है जी EY में लेट से 10 पार्टनर्स हैं, जिनमें एक साजिद कपाड़िया भी हैं और एक मिसाल के तौर पे सर मुनीर शफी भी हैं, ठीक है जी। हम दोनों पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स हैं और फर्म का नाम है अर्न्स्ट एंड यंग। मैंने जब फर्म ज्वाइन की थी 2002 में, उस वक्त नाम था सिद्धार्थ हैदर। उस वक्त EY का पुराना नाम था सिद्धार्थ हैदर कमर मकबूल एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर मेरे ख्याल में 2003 में या 2 के आखिरी महीने में इनका हो गया वलीमा और 2 फर्म आपस में मिल गई। सिद्धार्थ हैदर का मर्जर हो गया फोर्ड रोड्स रॉबसन मोरो के साथ, तो ये फर्म का नाम चेंज हो गया और फर्म का नाम हो गया फोर्ड। इसका नाम था सिद्धार्थ हैदर फोर्ड रोड्स था या फोर्ड रोड सिद्धार्थ हैदर था, याद नहीं आ रहा, तो पुरानी बात हो गई। फिर नाम चेंज हुआ, फिर इसका नाम हो गया अर्न्स्ट एंड यंग पाकिस्तान। इस वक्त इसका नाम क्या है लेटेस्ट? अब हम इसको कहते हैं EY पाकिस्तान। ये मैं बहुत पीछे लेके जा रहा हूं आपको। जब मैंने फर्म ज्वाइन की उस टाइम फर्म का नाम था सिद्धार्थ हैदर और एक और फर्म थी फोर्ड रोड रॉबसन मोरो। ये 2 फर्म्स का मर्जर हो गया था, तो ये बन गई थी फोर्ड रोड्स सिद्धार्थ हैदर। हाँ, फोर्ड रोड सिद्धार्थ हैदर। फिर नाम चेंज हुआ और अब ये कहलाती है EY पाकिस्तान, ठीक है? बात समझिएगा जरा। EY पाकिस्तान में लेट से कितने पार्टनर हैं? 10, जिनमें से एक पार्टनर साजिद कपाड़िया भी हैं और एक पार्टनर मुनीर शफी भी हैं। अब चाहे मुनीर शफी रिपोर्ट साइन करें, साजिद कपाड़िया रिपोर्ट साइन करें, रिपीट करना था, रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। चाहे A साइन करें या B करें या C करें या D करें, द रिपोर्ट will be signed in the name of the firm। अब मैं अपना जुमला चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसमें कर रहा हूं ऑल्ट्रेशन। मैं सोल पार्टनर हूं, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि एक ही पार्टनर है, उनकी अपनी फर्म है। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सर खलील भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन हमारी फर्म तो नहीं है।
आज मैं रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। रिपोर्ट साइन करने के लिए मुझे और सर खलील को अपने नाम की फर्म आईकैब में रजिस्टर करनी पड़ेगी, और अगर मैं चाहूं तो मैं भी रजिस्टर कर सकता हूं। अब अगर मैं अपने नाम की फर्म खोल लूं तो मेरा नाम की फर्म होगी साजिद एंड को चार्टेड अकाउंटेंट्स। इन दैट केस जब मैं रिपोर्ट साइन करूंगा, द रिपोर्ट विल बी, अब मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, द रिपोर्ट will be signed in the name of the firm or the personal name of the partner as the case may be. The report can be signed in the name of the firm or the personal name of the partner as the case may be. ICAP ने 2016 में एक सवाल किया, सितंबर 16, क्वेश्चन नंबर 7, 22 नंबर का सवाल था। ICAP ने पता है क्या किया? आपकी सोच ICAP ने क्या किया? आईकैप ने एक सवाल किया थ्योरेटिकल, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एलिफेंट। उसने रिपोर्ट में से कुछ जुमले निकाले और कह रहा है कमेंट करेंगे जुमले सही हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें एक जुमले में लिखा हुआ है द रिपोर्ट इज साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म, और आगे 3 मार्क्स दिए हुए हैं। ऊपर सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स। मैंने आपको तीसरी चौथी क्लास में क्या बताया? द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर एज द केस में भी। तो 3 नंबर में यह बताना था कि यह जुमला गलत है, सिर्फ रिपोर्ट फर्म के नाम पे साइन नहीं होती है, द रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी साइंड इन द नेम ऑफ द पर्सनल पार्टनर ऑफ द फर्म एज द केस में भी। 3 नंबर मिल गया। मैं रिपीट करता हूं, जरा यहां बात कर लेता हूं, अगर आपको ये दिख रहा है तो यहां देखें। इस वक्त जो हमारी फर्गूसन है उसका नाम है PwC, ठीक है। सपोज करें 15 पार्टनर्स हैं, 15 पार्टनर्स में से जो भी रिपोर्ट साइन करेगा वो साइन करेगा PwC, और आगे नाम भी आता है, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी आता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। इसका मतलब अगर 15 पार्टनर्स हैं, 20 पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर रिपोर्ट साइन करेगा द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म, इररिस्पेक्टिव ए करे कि बी करे। लेकिन अगर मैं ही सोल पार्टनर हूं और फर्म है ही मेरे नाम पे, इसका मतलब है कि एंगेजमेंट पार्टनर में भी मेरा नाम आ रहा होगा, और जब मैं साइन करूंगा वहां भी मेरा नाम आ रहा होगा। अगर मेरे नाम की फर्म है साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो रिपोर्ट विल बी साइंड बाय व्हाट नेम? साजिद एंड को। तो ये बात भी नोट कर लें, अपने पास लिखें, इस बात को भी लिख लें जरा। जी को सवाल? हाँ लिखें, लिखवाता हूं, लिखें। सिर्फ ये बता रहा है कि रिपोर्ट किसके नाम पे साइन होगी। फिर समझे जरा भाई, एक बार फिर समझ ले, कोई मसला नहीं, आप 2 बार समझ लें। ये देखें, ये रिपोर्ट है भाई, ठीक है जी, सुकून से देखें मेरे भाई। मैं कह रहा हूं EY ये रही, ठीक है जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। साजिद कपाडिया भी पार्टनर है और अब्दुल्ला भी पार्टनर है, ठीक है जी। अच्छा, अहमद भी बैठे हुए हैं। अहमद की अपनी फर्म है, अहमद की फर्म का नाम है अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जबकि साजिद और अब्दुल्ला किस फर्म का पार्टनर है? जवाब दें आप। जब EY का क्लाइंट है इंडस मोटर्स, राइटिंग के लिए माजरा, इस पे लिखना जरा डिफिकल्ट होता है। जब इंडस मोटर्स की रिपोर्ट साइन होगी, चाहे वो साजिद साइन करें, चाहे वो साजिद साइन करें या वो अब्दुल्ला साइन करें, द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ आर्न्स्ट एंड यंग। लेकिन जब अहमद इनको, अगर वो ऑडिट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे बैंक अल फलाह का, जब अहमद रिपोर्ट साइन करेंगे तो अहमद के अपने नाम पे ही जो फॉर्म है, तो अहमद साइन करेंगे अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस ये कह रहा है। अब आईकैप का जुमला बता देता हूं मैं, रूल क्या है? द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर एज द केस में भी, ये लिखा है मैंने। इसका मतलब है इस बात को पत्थर पे लकीर ना बनाए कि खाली फर्म के नाम पे ही साइन होगी। अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर की अपने नाम पे फर्म रजिस्टर्ड है तो वो अपने नाम से भी रिपोर्ट साइन, क्योंकि फर्म उसके नाम से ही रजिस्टर्ड है। लिख लें, शाबाश, लिख लें मेरे दोस्तों। ये स्केच अगर चाहें तो कॉपी करा लें जरा, इसको कॉपी कर लें एक बार जरा। यहां भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, यहां भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये भी ऑडिट रिपोर्ट है, ये भी ऑडिट रिपोर्ट है।
यहां ऑडिट फर्म का नाम है, यहां पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर का नाम है, ये है बस। अब लिखें, अब लिखें, ये स्केच बना के इसके नीचे लिखें प्लीज नोट, लिखें प्लीज नोट। तो बच्चे ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है भाई, प्लीज नोट दैट द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। प्लीज नोट दैट द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। Please note that audit report can be signed in the name of the firm or the personal name of the partner as the case may be. सही? The audit report can be signed in the name of the firm. The audit report can be signed in the name of the firm or the personal name of the partner or the personal name of the partner as the case may be. ठीक हो गया? अब एक फ्रेश पेज निकालें अपने पास रजिस्टर का, अगर आप नोटिंग वहां करें रजिस्टर के अंदर, जी एक रजिस्टर का पेज निकालें और वो पेज पे कुछ ऐसा स्केच बनाएं। बस ये आज का आखिरी अड्डा है, फिर मैं ऑफ करूं, गले में काफी दर्द हो रहा है मेरा। ये देखें, इस तरह कर लें जरा हजरात, रजिस्टर को 2 में डिवाइड कर लें, ये यूं कर लें जरा, ठीक है? कॉलम बना लें, एक तरफ लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस, और एक तरफ लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ये सवाल बन जाएगा एग्जाम में 5 नंबर का। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं भाई। एक पॉइंट यहां लिखाऊंगा, एक पॉइंट यहां लिखाऊंगा, फिर दूसरा पॉइंट यहां लिखाऊंगा, फिर दूसरा पॉइंट यहां लिखाऊंगा, फिर तीसरा पॉइंट यहां होगा, फिर तीसरा पॉइंट यहां होगा। क्या लिख रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी दोस चार्ज विद गवर्नेंस, और एक तरफ क्या लिख रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है? यार पहले भी लिखा चुके हैं ना ये? नहीं लिखा नहीं हमने, फर्स्ट टाइम है ये। वो अलग था, वो अलग था, वो बहुत ही बेसिक स्केच था। वो ये रहा, सही कह रहे हो, वो ये रहा, वो एक बेसिक आइडिया के लिए था। आप सबने उसी को मैं प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करवा रहा हूँ। जिस डायग्राम की भाई जिक्र कर रहे हैं वो डायग्राम ये रहा भाई, ये रहा, ऐसा ही है भाई, ये भाई समझे? इसी को मैं और जरा बेहतर करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है? अगर इस डायग्राम को गौर से देखें आप, तो दरमियान में आ रहा है ऑडिट, ये रही ऑडिटर्स और ये रहे मैनेजमेंट। इनकी जिम्मेदारी क्या है और इनकी जिम्मेदारी क्या है, और ये हमारे ऑडिट के जार्गन्स हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस, स्कोप ऑफ एन ऑडिट, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। अब आए उसके ऊपर जो स्केच बनाया हमने जी, यहां दोबारा आ जाए भाई और लिखें। अब मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो पहले आप लिख लें मैनेजमेंट के अंदर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। It is the responsibility of company's management to prepare the accounts with the oversight nazar karam. It is the responsibility of company's management to prepare the accounts with the oversight of those charged with governance. It is the responsibility of company's management to prepare the accounts with the oversight of those charged with governance. ब्रैकेट में लिखते हैं BOD। जब हम कहेंगे TCWG तो we are only talking about BOD, ठीक है जी? इसी में दूसरा पॉइंट लिख लें, इसी में दूसरा पॉइंट आ जाएगा नीचे, लिखें It is the management responsibility to prepare the accounts
It is the management responsibility. It is the management responsibility to prepare the accounts as per the applicable financial reporting framework. It is the management's responsibility to prepare the accounts as per the applicable financial reporting framework. As per the applicable financial reporting framework. जरा देखिएगा एक मिनट, एप्लीकेबल यहाँ देखें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारे पाकिस्तान का अपना कोई लोकल फ्रेमवर्क नहीं है। हम किसके मानने वाले हैं अल्लाह रसूल के बाद? हम मानने वाले हैं आईएएस और आईएफआरएस के। अगर हमारे लोकल स्टैंडर्ड होते तो वो कहलाते गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चूंकि हमारा अपना कोई गैप नहीं है और ये बहुत बड़ा गैप है, लिहाजा हम अल्लाह रसूल के बाद किसके मानने वाले हैं? आईएएस की। और लिहाजा हमारे पाकिस्तान में अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो आप क्या जवाब देंगे? कि हम आईएएस और आईएफआरएस के मानने वाले हैं, हमारा इस पे अकीदा है। ठीक है जी। पॉइंट सेकंड पॉइंट रिपीट करना दोस्त। It is a management responsibility to prepare the accounts as per the applicable financial reporting framework. एग्जाम्पल आईएफआरएस एंड आईएएस। अब इसी में तीसरा पॉइंट लिखें जरा, इसी में तीसरा पॉइंट लिखें। It is a responsibility of management. It is a responsibility of management. It is a responsibility of management to implement internal controls. To implement internal controls. To implement internal controls. It is a responsibility of management to implement internal controls in an organization with the oversight of those charged with governance. Repeat. It's a responsibility of management to implement internal controls in an organization with the oversight of those charged with governance. Oversight, nazar-e-karam, supervision, TCWG, board of directors. कितने पॉइंट लिखे? अब आप 3 यहां लिख रहे हैं, डिस्कशन खत्म करें। अब हम 3 बातें यहां लिख रहे हैं, ये 3 बातें हो गई। अब 3 बातें यहां लिख रहे हैं, लिखो शाबाश, पहला लिखो। It is a responsibility of an external auditor to conduct an independent examination of accounts. It's a responsibility of an external auditor to conduct an independent examination of the accounts made by management. It's the responsibility of an external auditor to conduct an independent examination of the accounts made by the management. Second point लिखें। It's the responsibility of external auditor. Second point लिख रहे हैं आप। It's the responsibility of external auditor It's the responsibility of external auditor to conduct an audit of accounts. It's the responsibility of external auditor to conduct an audit of accounts, यानी कि FS, and ensure that they are prepared in accordance with accounts are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि क्या आपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीटमेंट्स किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सेकंड पॉइंट रिपीट करेंगे दोस्त,
जी, It's the responsibility of external auditor to conduct the audit of financial statements and ensure that they are prepared in accordance with the applicable financial reporting system. ठीक है, थर्ड लिख लें। As part of the audit procedures, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं आप, as part of the audit procedures, as part of the audit procedures, as part of the audit procedures, external auditor has to test का मतलब है वेरीफाई करना। As part of the audit procedures, the external auditor has to test the internal controls at the audit line, has to test the internal controls at the audit line. External auditor क्या रिपीट किया, क्या मैंने बताया? हाँ, as part of his audit procedures, the external auditor has to test the internal controls at the audit line to assess ESS to assess। अब मैं जुमला लिखवा रहा हूं तो गौर से सुनिएगा। टू असेस द ROMM, लिखें टू असेस द बड़ा R बड़ा O बड़ा M बड़ा M, ROMM इस तरह लिखते हैं। टू असेस द ROMM, अब ब्रैकेट में लिखें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। टू असेस द ROMM in the accounts, and ROMM stands for risk of material misstatement bracket close। ROMM के बाद ब्रैकेट खोलें और लिखें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है तो जुमला बन जाएगा टू असेस द ROMM in the financial statements, material misstatement misstatement। अब अगर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूं उसके हो क्या रहा है, रिपीट करें मेरे साथ तो इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। रिपीट करो। अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। आप अकाउंट्स बनाएंगे, हम ऑडिट करेंगे। आप ऑडिट नहीं करेंगे, हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। अगर हमने ये जिम्मेदारियां एक्सचेंज कर ली, अदली बदली कर ली, मैं आपकी जगह आप मेरी जगह, तो इंडिपेंडेंस का पकौड़ा बन जाएगा। लिहाजा आप मेरे डोमेन में नहीं आएंगे, मैं आपके डोमेन में नहीं आऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीटमेंट्स प्रोविजंस की जिम्मेदारी आपकी है मैनेजमेंट। हम ऑडिट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या वो ट्रीटमेंट्स, क्या वो एस्टिमेट्स, क्या वो प्रोविजंस आर इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। याद रहे हम सब कुछ वेरीफाई नहीं करते। वी आर ऑलवेज डूइंग द ऑडिट ऑन अ सैंपल बेसिस, बोले तो टेस्ट बेसिस, क्योंकि 100% टेस्टिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे कवर करेंगे ISA 530 के अंदर दैट ऑडिट इज डन ऑन सैंपल बेसिस, इंटरनल कंट्रोल्स। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मजीद बात अगली क्लास में करेंगे। कैश आया, टाइम पर बैंक में जमा हो गया, माल फैक्ट्री में आया, उसकी रिपोर्ट बन गई। माल परचेस करना है, कम से कम 3 कोटेशन लेंगे, परचेस ऑर्डर बनेगा। ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि कंपनी में रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर के चांसेस कम से। ये इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी भी हमारी नहीं है, मैनेजमेंट, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। However, as part of our procedures to be covered in ISA 500, हम ये देखेंगे कि हम क्लाइंट पर जाकर सैंपल बेस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स को भी वेरीफाई करते हैं, ताकि पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। अगर रिस्क कम है तो हमारा सैंपल भी कम हो जाएगा, और अगर रिस्क ज्यादा है तो हमारा सैंपल साइज भी बढ़ जाएगा। मोर इज द रिस्क, मोर इज द सैंपल साइज, लेस इज द रिस्क, लेस इज द सैंपल साइज। ये हमने क्या कवर किया? ये मैंने आपको कवर कराया दोनों की रिस्पेक्टिव
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, ऑडिट टीम मैंने बता दी आपको, कॉम्पोजिशन मैंने बता दिया आपको, पार्टनर का मैंने आपको बेसिक बता दिया। रिपीट कर ले फिर ऑफ करते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर, ये वो बंदा है दैट अल्टीमेटली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर ऑडिट एंड हु साइंस द रिपोर्ट। पूरी टीम के अंदर या फर्म के अंदर पार्टनर वो बंदा है जो रिपोर्ट साइन कर सकता है, और जो उस रिस्पेक्टिव जॉब का जिम्मेदार होगा उस जॉब के लिए वो कहलाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं पीएसओ का, तो मैं पीएसओ का एंगेजमेंट पार्टनर हूं, और जो टीम पीएसओ पर गई हुई है वो कहलाएगी एंगेजमेंट टीम। आखिरी बात, द रिपोर्ट विच इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, कागज का टुकड़ा, नाम है उसका रिपोर्ट, एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, कवर कर रहा है अकाउंट्स, ओपिनियन दे रहा है अकाउंट्स के ऊपर, ओपिनियन की वर्डिंग्स हैं, the accounts are giving a true and fair view. The report can be signed in the name of the firm or the personal name of the partner as the case may be. यहां तक रखिए हजरत, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड।